हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न आयोगों से संबंधित प्रश्नों पर, जो कि आपकी 2019 की मुख्य परीक्षा, 2020 की मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं। तो साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ आप अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही आप हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही उनमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का विद प्रेजेंटेशन समावेश होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर, जो कि है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा और उसके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हेतु मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा और उसके व्यक्तित्व की बहुआयामी विकास हेतु मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह 3 तंत्रों पर काम करता है। तो इसका जो प्रमुख तंत्र होता है वह होता है राष्ट्रीय स्तर। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम करता है, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग काम करता है और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय के माध्यम से मानव अधिकार आयोग के कार्यों का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव अधिकार आयोग 3 तंत्रों के माध्यम में कार्य करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जाता है। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा हुआ है। जो भी सांविधिक निकाय होते हैं उनका गठन संसद के अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए उन्हें सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त रहता है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना। मानव अधिकार आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना। इसकी संरचना क्या होती है? तो इसकी संरचना के अंतर्गत अध्यक्ष जो होता है वह भारत के उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश होता है। इसके पश्चात है एक सदस्य होता है जो सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या भूतपूर्व न्यायाधीश हो। एक सदस्य ऐसा रहता है जो हाई कोर्ट में कार्यरत हो या पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट के अंतर्गत। इसके पश्चात 2 सदस्य ऐसे रहते हैं जो मानव अधिकार से संबंधित जानकारी का अनुभव रखते हों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग की संरचना के अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो कि भूतपूर्व या सेवानिवृत्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है वह मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक सदस्य वह होता है जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। तो उस प्रकार से एक अध्यक्ष चुना जाता है। एक अध्यक्ष इस प्रकार चुना जाता है कि वह हाई कोर्ट का कार्यरत या पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 2 सदस्य मानव अधिकार से संबंधित जानकारी का अनुभव रखते हों। इनकी जो नियुक्ति होती है वह 6 सदस्यीय समिति के माध्यम से की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल नवीनतम अपडेट कर लें, मतलब सदस्यों का कार्यकाल जो होता है इसमें 2019 में संशोधन किया गया था मानव अधिकार आयोग में। तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने का फॉर्मूला यही होता है कि आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने निकट पहुंचते जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं और सफलता पाने के लिए 10,000 प्रश्न काफ़ी होते हैं दोस्तों। तो आप शीघ्र हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशन बुक भी निकाली गई है, सफलता की चिंगारी
आ रही है। अब जीत की बारी, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत SC/ST के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है तथा 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए व्यवस्था की गई है। 89वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 338A जोड़ा गया और पृथक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुसूचित जाति का उल्लेख जो है वह किया गया है 338 अनुच्छेद में, और जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338A के अंतर्गत। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही SC/ST के लिए संयुक्त आयोग का प्रावधान किया गया था, किंतु 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की व्यवस्था की गई। अब इसका संगठन के अंतर्गत क्या प्रमुख प्रावधान है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है व 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कार्य करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी पदावधि और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्य और शक्तियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति को संविधान द्वारा उपलब्ध संरक्षण व अधिकारों की जांच करना का अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जाति के शोषण एवं वचन की शिकायत की जांच के लिए भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के विकास के लिए सरकार को सिफारिश करना, अनुसूचित जाति संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना, किसी वर्ग को SC में शामिल करने के लिए सिफारिश करना। इसके पश्चात है SC की सामाजिक आर्थिक अर्थात अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना और SC के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ कौन कौन से हैं। तो अनुसूचित जाति को संविधान द्वारा उपलब्ध संरक्षण व अधिकारों की जांच करना, अनुसूचित जाति के शोषण एवं वचन की शिकायत की जांच करना, अनुसूचित जाति के विकास के लिए सरकार को सिफारिश करना, अनुसूचित जाति संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना, किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश करना, अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना और अनुसूचित जाति के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आयोग किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है अर्थात आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है और जो अनुसूचित जाति आयोग है उसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान होती है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है जो कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा सभी से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वह रेलवे NTPC हो, जेल प्रहरी परीक्षा हो, पुलिस आरक्षक परीक्षा हो, पुलिस सूबेदार, पुलिस SI की कोई भी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।